हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए सेशन में। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि अपवाह तंत्र एवं अपवाह प्रतिरूप। ये जो टॉपिक है बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे गए हैं अलग अलग तरह से। आप कह सकते हैं कि इसमें दो सब पार्ट हैं इसके, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, तंत्र और प्रतिरूप, इसको हम समझेंगे। ये टॉपिक आपका यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान से संबंधित है। यूनिट 1 का ये टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट रहता है, इसके बावजूद भी, वैसे तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, यानी कि तंत्र। सिस्टम वैसे भी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तंत्र, तंत्र का मतलब होता है जिसमें कंपोनेंट्स दो या दो से ज़्यादा हों। दो या दो से ज़्यादा अगर कंपोनेंट्स हैं और वो मिलाकर किसी एक फिनोमिना को कंप्लीट करते हैं तो उसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का भी सिस्टम होता है अपना, हमारा अपने शरीर का एक सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, पूरा अलग अलग। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें, वो मिलाकर किसी एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे ही गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, अलग अलग लेवल्स हैं, सभी अपना हर एक लेवल पर कोई भी काम होता है, फिर तब जा कर के पूरा एक गवर्नमेंट चलती है, या एक तरीके से हम कहें कि जो पूरा कोई भी प्रोसेस है, कोई भी काम है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम से मतलब होता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम थ्रू टाइम। समय के साथ नदियों का ओरिजिन कैसे हुआ है और कैसे डेवलपमेंट होता है, ये जो लाइन है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि, ठीक है, कि नदियाँ कैसे उत्पत्ति हुई हैं और कैसे उनका विकास हो रहा है समय के साथ। ये ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम समय के साथ ही बनेगा। लेकिन जो पैटर्न है या प्रतिरूप, पैटर्न का मतलब होता है प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। तो अपवाह प्रतिरूप में हम कहेंगे स्पाशियल अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का ही रूप, आकार, फॉर्म यानी आकार, और अरेंजमेंट, किस चीज़ के साथ अरेंजमेंट, स्पाशियल अरेंजमेंट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि नदियों का ओरिजिन कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक पहाड़ी को देखिए, ये पर्वत है, पर्वत कह लीजिए, पहाड़ी कह लीजिए, ठीक है। तो इसके अनुसार ही तो नदी का ढाल बनेगा, करेक्ट, यस और नो। ऐसा तो नहीं है कि नदियाँ इस तरह से फ्लो करने लगेंगी ऊपर, ऐसा तो नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। तो ये जो स्थानिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्पाशियल अरेंजमेंट है, या हम कहें कि जो ये स्थान विशेष है, इस स्थान विशेष के संबंध में नदियाँ किस तरह से फ्लो करती हैं, ठीक है। अगर जिस प्रकार का ढाल होगा, जिस प्रकार का रिलीफ फीचर होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसी तरह से नदियाँ फ्लो करेंगी, ठीक है। तो अपने स्थल रूप के साथ अरेंजमेंट करके नदियों के बहाव के तरीके को पैटर्न कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। और सिस्टम का मतलब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब इन सभी के और सब टाइप्स होंगे, उनको हम एक एक करके देखते चलेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम को, या स्ट्रीम सिस्टम भी हम कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का मतलब, जैसा कि आपने अभी देखा, ओरिजिन डेवलपमेंट, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी नदियाँ सीक्वेंट स्ट्रीम और इनसीक्वेंट स्ट्रीम। हिंदी में अगर हम इन्हें कहें तो हिंदी में इन्हें कहा जा सकता है क्रमवर्ती सरिता या नदियाँ और अक्रमवर्ती सरिताएं। क्रमवर्ती नदियाँ क्या होती हैं, या जिनको हम सीक्वेंट कहते हैं। क्रमवर्ती
ये कहलाती हैं वो नदियाँ जो अपने स्ट्रक्चर को, अपने स्लोप को फॉलो करती हैं, अपने ढाल को फॉलो करती हैं। इन नदियों का बहाव कैसा होगा? इन नदियों का बहाव अपने ढाल के अनुसार होगा। जैसा ढाल होगा, जैसा स्लोप होगा, वैसा ही ये नदियाँ बहेंगी, वैसा ही फ्लो करेंगी। तो आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो अपने ढाल के अगेंस्ट फ्लो करती हैं? अगेंस्ट तो फ्लो नहीं करेंगी, लेकिन कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है। वो क्या होगा वो आपको धीरे धीरे करके अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, तो क्रमवर्ती नदियाँ उन नदियों को कहते हैं, उन सरिताओं को कहते हैं, या सीक्वेंट स्ट्रीम, जो अपने ढाल का अनुसरण करती हैं, जो अपने स्लोप को फॉलो करती हैं। जिस तरह का स्लोप होगा उसी तरह का इनका फ्लोइंग पैटर्न होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रमवर्ती नदियां हैं इनमें भी फिर 4 कैटेगरीज हैं: अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती। इनकी भी ये 4 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए कौन कौन सी नदियां हैं जो सीक्वेंट हैं। तो सीक्वेंट में ये 4 की 4 आ जाएंगी। इनका नाम ध्यान रखेंगे आप। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, सब सीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट और रीसीक्वेंट। ये चारों नदियां सीक्वेंट हैं, यानी कि ये अपने स्लोप को फॉलो करती हैं। ठीक है, दूसरी बात, ड्रेनेज सिस्टम का ही दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है ये इनसीक्वेंट स्ट्रीम। इनसीक्वेंट स्ट्रीम को हिंदी में कहते हैं अक्रमवर्ती सरिता। अक्रमवर्ती सरिता क्या है? जाहिर सी बात है, ये वो नदियां हैं जो अपने स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं। ये अपना रास्ता खुद बनाती हैं। जैसे गंगा ने अपना साथ बनाया है, जैसे ब्रह्मपुत्र ने अपना रास्ता बनाया है, जैसे सतलुज ने अपना रास्ता बनाया है। तो ये नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं। ये अपने स्ट्रक्चर को या ढाल को फॉलो नहीं कर रही हैं, अपना रास्ता बना रही हैं। हो सकता है कि सामने आने वाले पर्वत को ये इरोजन कर दें, उसको काट करके अपना रास्ता बना लें, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज ने किया है। तो ऐसी नदियों को अक्रमवर्ती सरिताएं कहते हैं, जो अपने ढाल को फॉलो नहीं करेंगी, अपना रास्ता बरकरार बनाए रखेंगी। तो इनके भी फिर सब कैटेगरीज हैं। पूर्ववर्ती नदी या पूर्वारोपित या अध्यारोपित भी इसको हम कह सकते हैं। ये जो पूर्वारोपित लिखा है इसको अध्यारोपित भी कहा जा सकता है। ठीक है, और अगर हम इन्हें इंग्लिश में कहें तो इन सीक्वेंट स्ट्रीम में आती हैं एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड। ये एंटीसीडेंट स्ट्रीम तो आपने नाम सुना भी होगा, आगे देखेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है सीक्वेंट में कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट और रीसीक्वेंट। ठीक है, जो कि ढाल को फॉलो कर रही हैं। इन सीक्वेंट में एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज 2 ही हैं। ठीक है, इन्हीं को हमने इस तरह से ये चार्ट बना करके भी यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ बहुत आसानी से। ड्रेनेज सिस्टम का ये बहुत आसान चार्ट है। ड्रेनेज सिस्टम को सीक्वेंट और इनसीक्वेंट में डिवाइड करते हैं, क्रमवर्ती या क्रमवर्ती। सीक्वेंट में आ जाता है जो ढाल को फॉलो करेंगी, ढाल का अनुसरण करेंगी, और इन सीक्वेंट में जो फॉलो नहीं करती हैं ढाल को। ठीक है, अब सीक्वेंट में भी फिर अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट आता है, परवर्ती या सबसीक्वेंट आता है, प्रति अनुवर्ती जो ऑब्सीक्वेंट है, और नवानुवर्ती जो रीसीक्वेंट है। ठीक है, ये चारों के 4 सीक्वेंट हैं, इसका मतलब है ढाल को फॉलो कर रही हैं। इनको इस डायग्राम से भी समझिए। इन सीक्वेंट में जो ढाल को फॉलो नहीं करेंगे उसमें 2 हैं, एंटीसीडेंट यानी पूर्वरोपित या पूर्ववर्ती, और सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित भी कह सकते हैं, पूर्वारोपित भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि ये पहले हम सीक्वेंट में देखेंगे कि जो सीक्वेंट स्ट्रीम है किसको हम कहेंगे कि वो कॉन्सिक्वेंट है, किसे कहेंगे सब सीक्वेंट, किसे प्रति अनुवर्ती, किसे नवानुवर्ती। ठीक है, एक एक करके पहले हम इन्हें देखते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जो सबसे मेन रिवर होती है, या फिर कहें सिंपल जो मेन रिवर है, किसी भी क्षेत्र की जो मेन रिवर है उस मेन रिवर को कहते हैं अनुवर्ती। लिखा हुआ देखिए, अनुवर्ती यानी कि कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मेन रिवर होती है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है, किसी भी क्षेत्र की मुख्य नदी को कहते हैं अनुवर्ती। ढाल को फॉलो करेगी, कॉन्सिक्वेंट है या अनुवर्ती है। एक बात। दूसरी बात, जो इस मुख्य नदी के या मेन रिवर के राइट एंगल या 90 डिग्री के कोण पर आकर के मिलती है। देखिए आप, जो इस मुख्य नदी के लगभग 90 डिग्री के कोण पर आकर के मिलती है, इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं परवर्ती। परवर्ती यानी कि सब सीक्वेंट। रेड कलर से यहाँ पर है, रेड कलर से ही यहाँ पर है। तो ये कौन सी नदी है जो अपने मुख्य नदी के 90 डिग्री के कोण पर मिल रही है? इसको परवर्ती या सब सीक्वेंट कहते हैं। ठीक है। तीसरी कौन सी है? देखिए, तीसरी नदी में ये है नवानुवर्ती। ये कैसी नदी है? इस नदी का आप फ्लोइंग डायरेक्शन देखिए, ये किस दिशा में जा रही है। तो ये मेन रिवर के डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन ये जो नवानुवर्ती नदी है, ये परवर्ती या सबसीक्वेंट के राइट एंगल पर मिलती है। ठीक है। सबसीक्वेंट वो रिवर है जो मेन रिवर के राइट एंगल पर मिल रही है, और ये नवानुवर्ती या रीसीक्वेंट वो नदी है जो मेन रिवर के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है, लेकिन सब सीक्वेंट के राइट एंगल पर मिलती है। उसे कहते हैं नवानुवर्ती या रीसीक्वेंट। ठीक है। इसके बाद फाइनली फोर्थ रिवर आएगी हमारी, ये है, और इसे भी आप देख करके समझ जाएंगे। इसका डायरेक्शन आप देखिए, इसका डायरेक्शन मेन रिवर के अपोजिट है, इस वजह से इसे ऑब सीक्वेंट कहते हैं। अपोजिट है मेन रिवर के, लेकिन सब सीक्वेंट के राइट एंगल पर ये मिलती है। ठीक है। रीसीक्वेंट ऑब सीक्वेंट दोनों सब सीक्वेंट के राइट एंगल पर मिलेंगी, लेकिन रीसीक्वेंट मेन रिवर के डायरेक्शन में जाती है और ऑब सीक्वेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। दिख रहा है आपको साफ साफ? मेन रिवर नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो ऑब सीक्वेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ये चारों नदियां होती हैं। मास्टर स्ट्रीम को या मेन स्ट्रीम को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट के राइट एंगल पर जो मिले उसे सबसीक्वेंट कहते हैं। सब सीक्वेंट के राइट एंगल पर मिलती है और मेन रिवर के डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो उसे रीसीक्वेंट कहते हैं। सब सीक्वेंट के राइट एंगल पर मिले लेकिन मेन मास्टर स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उसको ऑब्सीक्वेंट कहते हैं। इन चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये सभी सीक्वेंट हैं, क्रमवर्ती हैं, अपने ढाल को फॉलो कर रही हैं। इसी में हमें कुछ और चीज़ें भी इनसे संबंधित देख लेनी है। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद ये जो दोनों हैं, इन दोनों स्ट्रीम को हम आगे देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला आ जाता है, सॉरी, इनमें सबसे पहला आ जाएगा कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट जैसा मैंने बताया था आपको, क्रमवर्ती नदी है। कॉन्सिक्वेंट अनुवर्ती। अनुवर्ती ये किसी भी क्षेत्र में ओरिजिनेट होने वाली सबसे पहली नदी है। ठीक है। ये सबसे पहली नदी होती है और इसको हम डिप स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। सिंक्लाइन ट्रफ में ये फ्लो करती है, इस वजह से इसको सिंक्लाइन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। ये जो इसके अलग अलग नाम है ना, इनको आप ध्यान रखना। इसे नती सरिता भी कह सकते हैं। अभिनतीय गर्तों में ये फ्लो करती है, अनुवर्ती नदी है। इसको हम जो है ये अभिनतीय सरिता भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इस वजह से होता है, ये नदी है, मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से नदी नीचे नदियाँ उतरती हैं। अब जब नदियाँ नीचे उतरेंगी तो यहाँ पर घाटी में फ्लो करेंगी ना, इस तरह से। अब ये माउंटेन तो सिर्फ यहाँ तक नहीं होगा, 2D में बनाया है, क्योंकि नदी तो यहाँ, ये जो नीचे वैली है, वैली में फ्लो करती है, आपने देखा होगा। अगर आप पहाड़ों में गए हैं तो नदियाँ ऐसे नीचे वैली में फ्लो करती हैं, है ना। और ये क्या पार्ट कहलाता है किसी माउंटेन का? इसे कहते हैं एंटीक्लाइन। करेक्ट, याद होगा आपको, अपनति। और ये क्या कहलाता है गर्त वाला? अभिनति, सिंक्लाइन। तो ये सिंक्लाइन में ही तो मेन रिवर फ्लो करती है। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो नीचे उतरती हैं ऐसे और मुख्य नदी में मिल जाती हैं। तो ये मुख्य नदी जो है घाटी में फ्लो कर रही है, इस वजह से इसको, क्योंकि ये सिंक्लाइन में फ्लो करती है, इस वजह से इसको हम सिंक्लाइन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, अभिनतीय अनुवर्ती नदी भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसे हम डिप स्ट्रीम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये माउंटेन के डिप एंगल में फ्लो कर रही है। डिप आप जानते हैं ना, डिप क्या होता है? डिप का मतलब होता है कि माउंटेन का ये जो लिम्ब है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का एंगल, इसे डिप बोलते हैं। और इसी डिप एंगल में ये रिवर फ्लो कर रही है, इसी वजह से डिप स्ट्रीम बोलते हैं। सबसे लंबी नदी होती है। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया में, भारत का जो तटीय मैदान है, वहाँ पर ये नदियाँ काफ़ी देखने को मिलती हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी एक्सटेंसिव है।
आइडियल लैंडस्केप इस तरह की नदियों के लिए होता है, और भी हो सकता है, डोम शेप हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन कोन वाला एरिया हो सकता है जहाँ पर ज्वालामुखी शंकु मिलते हैं, ये इसके लिए आइडियल एक रीजन होता है, इसको आप ध्यान रखना। अब इन नदियों को देखिए लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट और लेटरल कॉन्सिक्वेंट में डिवाइड किया जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल और ये लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो अनुदैर्य हैं, और पार्श्विक नदियां हैं, इनके ये दो क्लासिफिकेशन हैं। देखिए जो मेन रिवर है, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है, ये मेन रिवर, उस मेन रिवर को तो लॉन्गिट्यूडनल ही कहते हैं। जो डिप्रेशन या सिंक्लाइन में जो अभिनतीय गर्त है इसमें फ्लो करेगी ना, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल ही कहेंगे। अब देखिए आप, ये जो मेन रिवर है गर्त में फ्लो करती है, इसे हम डिप स्ट्रीम भी कह सकते हैं, इसे हम सिंक्लाइन स्ट्रीम भी कह सकते हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नीचे गर्त में फ्लो करती है। अब इसी रिवर के आप इस तरह से देखिए, इस तरह से है ना। अब ये फ्लो दिख रहा है ना आपको कि गहराई गर्त में है। अब कुछ नदियां ऐसी भी तो होंगी जो पहाड़ी से नीचे उतरकर इस तरह से इसमें मिल जाती होंगी, करेक्ट। पहाड़ी से नीचे उतर रही हैं नदियां और इस मुख्य नदी में अपना पानी गिराती हैं, तो ये लगभग इसके राइट एंगल पर मिल रही है। सेम ऐसा ही आपको नज़र आ रहा है। ये मेन रिवर है जो यहाँ ट्रफ में या गर्त में फ्लो कर रही है, और इसके राइट एंगल पर ये नदी मिल रही है परवर्ती। तो परवर्ती को लेटरल स्ट्रीम भी कहते हैं, पार्श्विक। ये देखिए आप, राइट एंगल पर आकर मिल रही है, तो ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का ही दूसरा एक पार्ट है, इसको आप ध्यान रखना। जो मेन रिवर है गर्त में वो लॉन्गिट्यूडनल है, और जो राइट एंगल पर आकर के मिलती है साइड से, है ना, एंटीक्लाइन से नीचे उतरती है यहाँ एंटीक्लाइन से और मुख्य नदी में आके मिल जाएगी, वो लेटरल है। और इसी लेटरल कॉन्सिक्वेंट को हम सब सीक्वेंट कहते हैं, ठीक है। सब सीक्वेंट भी इसी का नाम है। समझे आप बात। सब सीक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है जो मास्टर स्ट्रीम है, मास्टर स्ट्रीम के बाद इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि पहले तो मास्टर स्ट्रीम बनेगी ये, और यहाँ से फिर राइट एंगल से नीचे नदियाँ नीचे उतरेंगी और मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। तो इन नदियों को कहते हैं सब सीक्वेंट, या इसको हम अनुवर्ती कहते हैं। जो अनुसरण कर रही हैं मुख्य नदी का, वो अनुवर्ती हैं, जो अनुसरण करती हैं मुख्य नदी का। साफ साफ सी बात है, मास्टर कॉन्सिक्वेंट के राइट एंगल या 90 डिग्री के कोण पर आकर के मिलती हैं। इन्हीं को लेटरल कॉन्सिक्वेंट या पार्श्विक नदियां भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से रिवर हैं, देखिए आसन रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो यमुना तो मुख्य नदी हो गई एक तरीके से, यमुना की जो सहायक है ये आसन, ये एक सबसीक्वेंट है। ऐसे ही सोंग रिवर है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा मुख्य नदी हो गई, सोंग रिवर इसकी एक सहायक नदी है जो कि सबसीक्वेंट कहलाएगी। ये इसके एग्जाम्पल हैं, इनका आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड हमारी जो स्ट्रीम होगी जिसे ऑब्सीक्वेंट कहते हैं। नाम से ही इसका स्पष्ट है, ऑब्सीक्वेंट अपोजिट। जो मेन रिवर है ये सबसीक्वेंट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सबसीक्वेंट के राइट एंगल पर। तो इस नदी को कहते हैं ऑब्सीक्वेंट, अपोजिट डायरेक्शन टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, इसे कहते हैं ऑब्सीक्वेंट, ठीक है। और ऐसी जो नदियां हैं हिमालय की जो रेंजेस हैं उनमें काफ़ी देखने को मिलती हैं। इनके आप एग्जाम्पल याद रखना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुन कोसी एक रिवर है जो कि हिमालय में ओरिजिनेट होने वाली एक ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम है, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चलती है मास्टर कॉन्सिक्वेंट जैसे गंगा और यमुना के। गंगा यमुना नॉर्थ से नीचे उतरती हैं, बल्कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, इस वजह से इसका नाम है ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम। गंगा यमुना ये मास्टर स्ट्रीम है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली सुन कोसी है, तो ये ऑब्सीक्वेंट अपोजिट वाली स्ट्रीम कहलाएगी। इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अंत में आ जाएगा सीक्वेंट में रीसीक्वेंट या नवानुवर्ती। नाम से ही इसका स्पष्ट है, नवानुवर्ती, जो नई है, रीसेंट है, ठीक है। अब रीसेंट है, ये मेन रिवर के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आप देखिए
ये मेन रिवर डेवलप हुई, उसके बाद कई समय बाद मेन रिवर के डायरेक्शन में ही फ्लो होने लगी है एक रिवर। डायरेक्शन दोनों का सेम है, एक तरीके से देखा जाए तो ये मेन रिवर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और मेन रिवर के जैसा ही एक्ट कर रही है, इसका डायरेक्शन वैसा ही है, पैटर्न वैसा ही है। और ये भी एक रिवर होगी जो इस तरह से, मान लीजिए देखिए, एक रिवर यहाँ पर डेवलप हुई है, मास्टर कॉन्सिक्वेंट है, एक छोटी रिवर यहाँ भी डेवलप हो गई जो कि मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बनने जा रही है। ठीक है, तो ये नई डेवलप हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसे कहते हैं रीसिक्वेंट, नवानुवर्ती। रीसेंट है, नवानुवर्ती है, नई है। ठीक है, ये डायरेक्शन में फ्लो करती है जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट है उसके। ठीक है, और रीसेंट ओरिजिन होती है, ये सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन की वजह से फोल्ड स्ट्रक्चर में डेवलप हो सकती है, जिसको इन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होने की वजह से ये डेवलप हुई है, ओरिजिन हुई है, और इन्वर्जन ऑफ रिलीफ, उच्चावच का व्युत्क्रमण। ये क्या होता है? उच्चावच का व्युत्क्रमण क्या होगा? उच्चावच का व्युत्क्रमण, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर इरोजन की वजह से, अपर्दन की वजह से और अपक्षय की वजह से चेंज हो जाए, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? एंटीक्लाइन, यहाँ पर सिंक्लाइन, ये एंटीक्लाइन, फिर इसके बाद सिंक्लाइन आएगा ऐसे। लेकिन जब ये अपोजिट हो जाए, जहाँ सिंक्लाइन था, मतलब एंटीक्लाइन था, वहाँ सिंक्लाइन, और जहाँ सिंक्लाइन था वहाँ एंटीक्लाइन, इस तरह से अगर हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? इन्वर्जन ऑफ रिलीफ, उच्चावच का व्युत्क्रमण। देखिए यहाँ सिंक्लाइन था ना पास्ट में, इरोजन डिपोजिशन की प्रक्रियाओं की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यहाँ एंटीक्लाइन हो गया। अब यहाँ एंटीक्लाइन था, यहाँ सिंक्लाइन हो गया, यहाँ सिंक्लाइन था, यहाँ एंटीक्लाइन हो गया, यहाँ एंटीक्लाइन था, यहाँ सिंक्लाइन हो गया। अब इस वजह से यहाँ पर देखिए, पहले एक रिवर फ्लो करा करती थी मास्टर स्ट्रीम, उसी के पास में एक दूसरी नदी अब यहाँ पर फ्लो करने लगेगी जो रीसेंट ओरिजिन है। इस वजह से कहा जाता है कि रीसेंट ओरिजिन जो रीसिक्वेंट स्ट्रीम है, सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन की वजह से या इन्वर्जन ऑफ रिलीफ की वजह से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के स्ट्रीम हैं। ये सभी स्ट्रीम, ये सभी सरिताएं अपने ढाल को फॉलो करती हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जिसमें हमने देखा अनुवर्ती, परवर्ती, फिर प्रत्यनुवर्ती और फिर लास्ट में नवानुवर्ती, कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं उन नदियों को जो अपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती हैं, जो अपने ढाल को फॉलो नहीं करती हैं, और ऐसी स्ट्रीम्स में आती हैं ये दो। ठीक है, ये वो नदियां हैं जो अपना रास्ता खुद बनाएंगी, खुद डिसाइड करेंगी। अब इसमें आ जाती हैं, इन दोनों को ही बोलेंगे इनसीक्वेंट, अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती में दो हैं, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड, यानी कि पूर्ववर्ती, अध्यारोपित या पूर्वारोपित। ओके, इनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। एंटीसीडेंट स्ट्रीम क्या होती है, जिसको हम पूर्ववर्ती बोलते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले से ही फ्लो कर रही थी। ठीक है, जैसे आप देखिए हिमालय का जब आपने ओरिजिन पढ़ा है, सुना है, तो आपने ये भी सुना होगा कि जब हिमालय आज जहाँ पर स्थित है, अवस्थित है, वहाँ पर हिमालय पास्ट में नहीं था, तो भी नदियाँ आती थी, अपना सेडिमेंट टेथिस समुद्र में गिराती थी, जिसकी वजह से आज हिमालय बना है। लेकिन धीरे 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 करके वो नदियों ने सेडिमेंट ला ला करके और टेथिस समुद्र में गिराते रहीं, हिमालय का अपलिफ्टमेंट शुरू हुआ। तो वो नदियाँ कहाँ गईं? उन नदियों ने हिमालय के अपलिफ्टमेंट से अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला को काट काट करके अपना रास्ता सेम डायरेक्शन में बनाए रखा। तो ऐसी नदियों को कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब वो उस लैंडफॉर्म के अपलिफ्टमेंट से पहले भी वहाँ पर थी, अपलिफ्टमेंट हो गया, अपना रास्ता नहीं बदला, उसको इरोजन किया और उसको चीरते हुए, काटते हुए आगे बढ़ते चले गए। ऐसी नदियों में नाम आता है गंगा का, घाघरा, काली, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी है, सतलुज नदी है, ये सभी हैं। ठीक है, ये वो नदियां हैं जो कि हिमालय के लगभग सभी रेंजेस को काट करके आगे बढ़ती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं
जो लेसर हिमालय आउटर लेसर या लेसर हिमालय है आउटर, जिसको शिवालिक भी बोलते हैं, केवल 2 रेंजेस को कट करती हैं, जिसमें झेलम है, यमुना है, रावी है, रामगंगा है। लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो सिर्फ शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय को कट कर पाती हैं। कमला है, राप्ती है, गोला है, ये सब। तो इनके आप नाम ध्यान रखेंगे। जो बहुत मेजर रिवर हैं वो तो ये हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, जो चारों को कवर क्रॉस कर सकती हैं। 2 को क्रॉस करने वाली ये हैं और 1 को क्रॉस करने वाली ये स्ट्रीम है। ये एंटीसीडेंट हैं, जिन्होंने अपना रास्ता बदला नहीं, वही रास्ता बरकरार बनाए रखा। ठीक है। और देखिए इन नदियों को हम कह सकते हैं इनको अक्रमवर्ती जलधारा इनसिक्वेंट स्ट्रीम तो है ही ये, और ये प्रति अनुवर्ती एंटी कॉन्सिक्वेंट भी इनको कहा जा सकता है, विलोम अनुवर्ती भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है। ये एंटीसीडेंट है। देखिए एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंटीसीडेंट। ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड क्या है? सुपर इम्पोज्ड को समझने के लिए हमें एक ये इमेज को देखना होगा। इम्पोज्ड, और इसको हिंदी में कहते हैं अध्यारोपित। जैसे आपने देखा ना, धान की रुपाई होती है। रुपाई में क्या होता है? बीज कहीं पे बोया जाता है, पौध लगाई जाती है। जब वो पौध छोटी छोटी हो जाती है, 1 महीना 1.25 महीने की, तो फिर उसके छोटे छोटे पौधों को उखाड़ करके और नई ज़मीन में उसको लगाया जाता है। ठीक है। वो रोपना है, वो बीज बोना नहीं है। बीज तो कहीं और बोया गया है, बुआई के लिए बीज छिड़कना पड़ता है। लेकिन रुपाई में क्या होता है? पौधे को उखाड़ कर और लगाया जाता है। ठीक है। तो वैसे ही आप देखिए, यहाँ पर ये नदियाँ फ्लो नहीं करा करती थी, इन्होंने अपना रास्ता बनाया है। एंटीसीडेंट में नदियाँ पहले से थीं, स्ट्रक्चर बना, उसको इन्होंने इरोजन किया और फ्लो करते रही लगातार। पहले भी थी, आज भी हैं और स्ट्रक्चर के बाद भी हैं। लेकिन ये नदियाँ यहाँ पर नहीं थी, इन्होंने रास्ता अपना ज़बरदस्ती बनाया है, इरोजन कर करके। जो इस पूरे स्ट्रक्चर में हो सकता है कि हार्ड स्ट्रक्चर हो, सॉफ्ट स्ट्रक्चर हो, तो जो सॉफ्ट मटेरियल था, पानी ने या नदियों ने उसका इरोजन किया। इरोजन करने के बाद इन नदियों ने अपना रास्ता बनाया। तो ऐसी नदियों को कहा जाएगा कि ये रोपित हुई हैं, इम्पोज्ड हुई हैं। जो सॉफ्ट रॉक है उसका इरोजन करके इन्होंने अपना रास्ता बनाया। तो ऐसी नदियों को सुपर इम्पोज्ड या फिर अध्यारोपित या पूर्वारोपित कह सकते हैं। अध्यारोपित या पूर्वारोपित कहा जा सकता है। ठीक है। ये आप ध्यान रखना। इसमें सुवर्णरेखा रिवर का एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखेंगे। सोन रिवर का भी इसमें एग्जाम्पल है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट खास अपडेट है आप सभी के लिए ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये डेट आपको ध्यान रखनी है। उत्कर्ष पर आप सभी के लिए हम ट्रिपल धमाका लेकर के आए हैं। अप टू 90% का डिस्काउंट है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी है 3 महीने की, पेपर 1 का रिकॉर्डेड कोर्स फ्री है। इससे ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए और क्या चाहिए होगा? जो भी चीज़ें आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिल रही हैं। एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन में आप पेपर 1 का, पेपर 2 का, कोई सा भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके ऑफ़र का लाभ उठा के प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय निकलता चला जाता है, पता नहीं चलता है। इसलिए जब आपको समझ में आए, जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि मुझे यस अभी शुरू करना चाहिए, तो अभी का मतलब अभी, फिर डिले करने का कोई औचित्य नहीं है। और इस समय पर तो ऑफ़र भी है, तो इसका आप लाभ उठाइए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। एप्लीकेशन पर ज़रूर आपको देखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, जैसा कि हमने डिस्कस किया था शुरू में, कि पैटर्न का मतलब है स्पाशियल अरेंजमेंट, कि नदियाँ कैसा रूप बना रही हैं, फॉर्म कैसा है, आकार कैसा है। अभी तो हमने ये देखा कि नदियाँ कैसे ओरिजिनेट हुई हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि रूप दिखने में कैसा प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। ठीक है। नदियों का प्रतिरूप एक पेड़नुमा आकृति का दिखाई दे रहा है,
या फिर ये ऐसा लग रहा है कि सभी एक जाल की तरह हैं, या एक कोन से सभी नदियाँ नीचे उतर रही हैं, किस प्रकार का रेक्टेंगुलर पैटर्न है, कैसा दिखाई दे रही हैं नदियाँ। ठीक है, तो इसे पैटर्न कहते हैं, रूप। सबसे पहले ट्रेलिस्ड ड्रेनेज पैटर्न होता है जिसको जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में देखिए जो नेटवर्क होता है मास्टर स्ट्रीम का, और जो छोटी नदियां हैं वो अपने राइट एंगल पर मिलती हैं। जैसे देखिए ये नदियां हैं, ये मास्टर स्ट्रीम है, तो नदियां इस तरह से मिलेंगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से स्क्वायरिश शेप हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न में और ट्रेलिस्ड पैटर्न में। ट्रेलिस्ड पैटर्न का मतलब है कि ये जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप है। जालीनुमा, जहाँ पर हमें ये डिफरेंस क्रिएट करना होगा कि जो स्पेस है स्ट्रीम्स के बीच में, जो ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये जो स्पेस है ट्रेलिस्ड पैटर्न में, रेक्टेंगुलर पैटर्न में ये स्ट्रीम जो होंगी फॉर्म होंगी वाइडली स्पेस्ड। ठीक है, यहाँ इफ़ द स्ट्रीम आर क्लोजली स्पेस्ड, अगर नदियाँ इस तरह से पास पास हैं, पास पास अगर नदियाँ हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो वो ट्रेलिस्ड पैटर्न कहलाएगा। और अगर नदियों का स्पेस ज़्यादा है तो वो रेक्टेंगुलर पैटर्न कहलाएगा। रेक्टेंगुलर पैटर्न और ट्रेलिस्ड पैटर्न सिमिलर ही होते हैं, बस इनके बीच में स्पेस का अंतर है। पास पास अगर स्पेस है तो ट्रेलिस्ड पैटर्न है, दूर दूर अगर नदियों का स्पेस है तो वो रेक्टेंगुलर पैटर्न है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है डेंड्रिक पैटर्न। डेंड्रिक या इसको ट्री शेप पैटर्न भी कह सकते हैं, पादपाकार प्रतिरूप भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इसको ट्री शेप या डेंड्रिक या पादपाकार? क्योंकि ये दिखाई देने में एक पेड़ नुमा आकृति का होता है। एग्जाम में ये डायग्राम दिया था और आपसे पूछा था कि बताइए इन चार में से किस प्रकार का ये पैटर्न है, तो ये डेंड्रिक या ट्री शेप या पादपाकार प्रतिरूप है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है कि मुख्य नदी और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उनका अरेंजमेंट एक ट्री शेप हो जाता है, ट्री के जैसा नज़र आने लगता है। और इस तरह का पैटर्न हमें हिमालय में बहुत देखने को मिलता है। हिमालय में क्योंकि पहाड़ी से जब नदियाँ नीचे उतरती हैं, एक मेन रिवर है और पहाड़ी से इस तरह से नदियाँ नीचे उतर रही, तो ऐसा लगता है कि उसकी एक पेड़ की शाखाएं हैं। ऊपर से देखने में अगर हम एरियल फोटोग्राफी करेंगे तो पहाड़ी की शाखाएं सी है वो हमें नज़र आएंगी, इसलिए इसे डेंड्रिक पैटर्न या पादपाकार प्रतिरूप कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो चट्टानें हैं वो एक जैसी हों, समरूप हों, जेंटल स्लोप हो, फ्लैट रोलिंग सरफेस भी होना चाहिए सामने। तो हिमालय और फिर आगे थोड़ा सा जो मैदानी क्षेत्र है वो एक इस तरह का आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये ड्रेनेज पैटर्न है ट्रेलिस डेंड्रिक। इसके बाद आते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर नदियों का स्पेस थोड़ा दूर दूर है तो इस तरह के पैटर्न को कहेंगे रेक्टेंगुलर। इन्हीं नदियों का स्पेस अगर थोड़ा पास पास है तो उसको ट्रेलिस्ड बोलेंगे। बस यहाँ पर यही है डिफरेंस दोनों में, ट्रेलिस्ड में नदियाँ पास पास, रेक्टेंगुलर में थोड़ा दूर दूर, इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेडियल। रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न को हम सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी कहते हैं। ये तब डेवलप होता है फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीम विच डाइवर्ज फ्रॉम सेंट्रल हायर पॉइंट। ओके, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही केंद्र अपसारी बल होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर ये एक कोन है, ठीक है, मतलब एक शंकु है, पहाड़ी शंकु है, हिल कोन है, यहाँ से नदियाँ चारों तरफ नीचे उतरती हैं, एक सेंट्रल हायर पॉइंट से सभी डायरेक्शन में नदियाँ नीचे उतर रही हैं, तो इस तरह के पैटर्न को रेडियल पैटर्न या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न कहेंगे। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देखिए, ये सेंट्रल अपलिफ्ट एरिया है, यहाँ ऊंचाई वाला क्षेत्र है, अपलिफ्ट है, और यहाँ से नदियाँ चारों तरफ जा रही हैं, तो ये रेडियल आउटवर्ड कहेंगे। और अगर इसका उल्टा हो, डाउनवर्ड हो, एक डिप्रेशन है, एक गर्त है, एक हम वॉल्केनिक क्रैटर कह सकते हैं, अगर नदियाँ इस तरह से नीचे आ रही हैं सभी एक सेंटर पॉइंट में, तो इसे रेडियल इनवर्ड
या सेंट्रल डिप्रेशन में है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न भी कह सकते हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आउटवर्ड का, बाहर की तरफ जाने का, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न का। श्रीलंका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ नदियां हैं जो इस तरह का पैटर्न बनाती हैं इंडिया में। साउथ कोयल है, सुवर्णरेखा है और कारो रिवर है। ये कुछ नदियों के नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब जैसा मैंने आपको बताया अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय ये तब होता है जब एक गर्त होगा, केंद्र में गर्त होगा और चारों तरफ ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नदियां सेंटर की तरफ आती हैं। ऐसा तब होता है जब एक वॉल्केनिक क्रेटर हो या एक गड्ढा हो, बहुत बड़ा डिप्रेशन हो और नदियां केंद्र की तरफ आएं, तो उसे सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखें। काठमांडू नेपाल है, ये इस तरह का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। काठमांडू नेपाल में इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, तो आप इनके नाम ध्यान रखेंगे। चंबल एग्जाम्पल है, लोअर चंबल बेसिन में। रायगढ़ डोम में इंडिया में इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है एनुलर पैटर्न। एनुलर मतलब वलयाकार, जो वलय के आकार का होता है, रिंग या छल्लों के आकार का होता है, एनुलर पैटर्न इसे बोलते हैं, वलयाकार। इसको सर्कुलर पैटर्न भी बोलते हैं, जिसमें जो मास्टर स्ट्रीम है वो एक सर्कल पैटर्न में डेवलप होती हैं और घुमावदार रास्तों से नीचे उतरती हैं, इस तरह से, ओके। तो इसे एनुलर पैटर्न बोलते हैं। वलय या रिंग या छल्लों की तरह जब नदियां नीचे उतरती हैं तो उसे एनुलर पैटर्न कहा जाता है, ठीक है, क्लियर सभी को। तो ये ड्रेनेज पैटर्न है। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न अलग अलग प्रकार के जो है हमने डिस्कस किए। उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आ चुके हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की कुछ और नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।